आज हम बात करते हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपनी रिसर्च करी मेंडल मटर के पौधे के ऊपर। अब हम बात करते हैं उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जिसको लेकर के मेंडल ने अपना सबसे पहला लॉ दिया, जिसे आज हम जानते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से। पहले हम समझते हैं बेटे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में होता क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन सिंगल ट्रेट। यानी जब हम कोई क्रॉस कर रहे हैं और उस क्रॉस में केवल एक सिंगल ट्रेट को लेकर के जो क्रॉस किया जा रहा है उसी को हम क्या नेम देंगे बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एज द नेम इंडिकेट, मोनो मीन्स वन एंड हाइब्रिड मीन्स क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो जब हम कोई क्रॉस कर रहे हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विद रिगार्डिंग दी वन कैरेक्टर, उसी को हम क्या नाम देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्रॉस ले लिया, किसको लेकर के, प्लांट की हाइट को लेकर के। अब प्लांट टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, तो ये जो क्रॉस कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम इसी की जगह पे दो कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे एक प्लांट की हाइट ले ली, दूसरा हमने ले लिया कि प्लांट का जो सीड है उसकी शेप कैसी है, तो उस क्रॉस को हम क्या नाम देंगे फिर, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि डाई मतलब दो। नेक्स्ट हम समझते हैं बेटे कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम दो चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि एक तो होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट ऐसा ट्रेट होता है बेटा, ए ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इफ ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट। यानी हमें पता है कि हर ट्रेट की दो कॉपी होती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, एलील बोलते हैं। यानी डोमिनेंट ट्रेट वो होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर उसकी सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट है। दो होंगी तो भी एक्सप्रेस करेगा, अगर सिंगल प्रेजेंट है तो भी वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। अगर हम बात करें रिसेसिव ट्रेट की, तो रिसेसिव ट्रेट केवल तभी अपीयर होगा जब उसको दोनों कॉपी क्या होंगी, रिसेसिव वाली प्रेजेंट होंगी। अगर सिंगल प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी। अगर दोनों ही रिसेसिव वाली कॉपी प्रेजेंट है तभी वो अपने आप को क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले तो ऐसे टॉल प्लांट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, तो एक कैपिटल टी क्या होता है, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है। ऐसे ही ड्वार्फ प्लांट को हम इंडिकेट करते हैं किससे, स्मॉल टी से, तो स्मॉल टी क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है। एक चीज समझने वाली बात यह है कि बेटा डोमिनेंस इज नॉट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। यानी डोमिनेंस ये शो नहीं करता है कि कौन सी चीज सुपीरियर है या इंफीरियर है, कौन सा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। डोमिनेंस बस ये चीज इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन सी एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, डोमिनेंस नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा से करके देखते हैं कि क्या क्या इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो सबसे पहला काम होता है बेटा, किसी भी क्रॉस को करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि पेरेंट को आइडेंटिफाई करो। हमने क्या किया, दो पेरेंट ले लिए, एक पेरेंट लिया टॉल और एक पेरेंट क्या लिया, हमने ड्वार्फ ले लिया। पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि उसके जीनोटाइप लिखो। सपोज हमने जो टॉल प्लांट लिया है वो होमोजाइगस टॉल ले लिया, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से। दूसरा है हमने एक जो ड्वार्फ प्लांट लिया है वो कैसा ले लिया, होमोजाइगस ड्वार्फ, तो उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, स्मॉल टी। नेक्स्ट जीनोटाइप बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा वो होता है कि उसके गैमेट्स बनाने हैं। तो जीनोटाइप में से गैमेट बनाने का सिंपल सा फंडा ये है कि जो टोटल आपने हमारे पास जो जीनोटाइप है उसमें से हाफ ले लो। दो कैपिटल टी है तो एक कैपिटल टी आ गया, और दो स्मॉल टी है तो एक स्मॉल टी आ गया। पेरेंट आइडेंटिफाई हो गए, जीनोटाइप बन गया, गैमेट्स बन गए। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का, यानी इनको क्या करा दो, आपस में फ्यूज करा दो। और फ्यूज कराने के बाद हमें जो फर्स्ट जो रिजल्ट मिलता है उसे हम नाम देते हैं बेटा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी फिलियल जनरेशन। अब ये जो फर्स्ट जो जनरेशन मिली है हमें, इसका अगर हम जीनोटाइप देखें तो ये क्या है, 100% कैपिटल टी आए हैं। और फिनोटाइप अगर देखें तो ये 100% कैसे आए हैं, सब के सब टॉल आएंगे। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि दो पेरेंट थे, एक टॉल था एक ड्वार्फ था, लेकिन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो केवल टॉल वाला कर रहा है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा ब्रीफली समझने के लिए मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन से क्या निकाली, F2 जनरेशन निकाली। अब हम F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं, F2 जनरेशन हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होती है, यानी जो F1 जनरेशन हमारे पास निकल के आई है इसको सेल्फ क्रॉस करा दो, किसके साथ, इसी के साथ, F1 जनरेशन के साथ। तो इसके बाद जो हमें प्रोजेनी मिलेगी उसे हम नाम देते हैं F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करना है हमें, सेल्फिंग ऑफ F1, और सेल्फिंग ऑफ F1 करेंगे तो ना क्रॉस F1 विद इटसेल्फ, यानी कैपिटल टी को क्रॉस कराना है कैपिटल टी के साथ। तो बेटा इसको करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्क्वायर का, जिसे हम नाम देते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर जो था वो दिया था रेजिनाल्ड पुनेट ने, और उसी के नाम पे आज स्क्वायर पढ़ते हैं, पुनेट स्क्वायर। इसे हम दूसरा नाम देते हैं चेकर बोर्ड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम मेल गैमेट लिख देते हैं और एक तरफ क्या लिख देते हैं, फीमेल गैमेट।
अब इन दोनों को आपस में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्रॉस कैसे कराते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। एक बार इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या आएंगे, दोनों कैपिटल टी। फिर नेक्स्ट इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही फिर स्मॉल टी को इससे कराना है, फिर उसके बाद इससे कराना है। तो हमारे पास 4 रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो मतलब जेनेटिक मेकअप कितना बन के आ रहा है, किस किस तरह का जेनेटिक मेकअप है, और फिनोटिपिक रेशियो यानी कि उनका आउटर अपीयरेंस क्या निकल के आ रहा है। तो मेंडल ने जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो उससे जो देखने को मिला वो ये मिला कि जीनोटिपिक रेशियो हमें 3 तरह का मिला। एक तो हमें ऐसी प्रोजेनी मिली जिसमें दोनों ही एलील जो थे वो कैसे थे, डोमिनेंट वाले, यानी कैपिटल टी। 2 हमें ऐसे रिजल्ट मिले जिसके अंदर जो एलील थे वो कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे, यानी एक कैपिटल टी था और एक क्या था, स्मॉल टी था। और एक हमें ऐसा करेक्टर मिला जिसमें क्या था, रिसेसिव वाला होमोजाइगस था, यानी F2 जनरेशन के अंदर हमें वो करेक्टर देखने को मिल गया जो F1 जनरेशन के अंदर नहीं देखा था। क्योंकि F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे थे, प्लांट टॉल दिख रहे थे। लेकिन जब हमने उसी F1 जनरेशन को क्रॉस कराया तो उसके बाद जो F2 जनरेशन निकला उसमें टॉल के साथ साथ हमें कौन सा करेक्टर भी देखने को मिल गया, ड्वार्फ करेक्टर भी देखने को मिल गया। और फिनोटिपिक रेशियो जब इसका देखा गया तो 3 तो जो थे वो टॉल प्लांट निकले और एक प्लांट क्या निकला, ड्वार्फ निकला। तो इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने फिर अपना पहला लॉ दिया जो जेनेटिक्स का फर्स्ट लॉ बना, जिसे आज हम जानते हैं मेंडल के द लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से। तो अब हम बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने एक्चुअल में बताया क्या था कि जब भी कोई करेक्टर अपीयर होता है तो उसके लिए क्या होता है, 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और एलील जो होती हैं बेटा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ये तो हमें पता है कि एलील जो होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और जो भी पेयर में से एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी उसे हम नाम देते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती उसे हम नाम देते हैं रिसेसिव। ये बात बताई थी लॉ ऑफ डोमिनेंस ने कि हर एक जीन की 2 कॉपी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एलील, और उन एलील में से एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जो कि होगी डोमिनेंट, और एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, उसे हम बोलेंगे रिसेसिव। रिसेसिव वाली केवल तब अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जब दोनों कॉपी किसकी होंगी, रिसेसिव वाली होंगी, और डोमिनेंट वाली अपने आप को दोनों केसेस में एक्सप्रेस कर सकती है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। रिसेसिव इस जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमें ये बताता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कि अगर F1 जनरेशन के अंदर रिसेसिव ट्रेट नहीं आया तो रिसेसिव ट्रेट अब खत्म हो गया है। रिसेसिव ट्रेट दोबारा से रीअपीयर हो सकता है, वो क्या होता है, बस एक तरह से छिप जाता है, हिडन हो जाता है। लेकिन अगर हम उस F1 जनरेशन से F2 जनरेशन निकालें, F3 जनरेशन निकालें, तो उन जनरेशन्स के अंदर जो रिसेसिव करेक्टर है वो अपने आप को दोबारा से क्या करेगा, रीअपीयर करवाएगा। ऐसा नहीं है कि जो F1 जनरेशन के अंदर करेक्टर आए हैं वही करेक्टर अब जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेंगे। कई बार होता है कि जनरेशन के बीच में भी कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंट में होते हैं लेकिन बच्चों में नहीं होते, लेकिन बच्चों के बच्चों में आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट का एग्जाम्पल है कि रिसेसिव ट्रेट ऐसा नहीं है कि जो F1 जनरेशन के अंदर नहीं आए तो वो कभी नहीं आएंगे। तो वो क्या होते हैं बेटा, बस जस्ट मास्क्ड हो जाते हैं, और नेक्स्ट जब जनरेशन हम आगे उस रिसर्च को बढ़ाते हैं, उस क्रॉस को बढ़ाएंगे, तो आगे वाली जनरेशन में वो रिसेसिव ट्रेट भी क्या करता है, अपने आप को रीअपीयर करता है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे करेक्टर्स जो होते हैं बेटा वो कंट्रोल होते हैं, एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जिसे हम नाम देते हैं फैक्टर। मेंडल ने बोला था कि जो भी करेक्टर होते हैं उन सबको एक यूनिट कंट्रोल करती है जिसे उसने नाम दिया था फैक्टर। बाद में जाकर के पता चला था कि जिसे हम नाम फैक्टर दे रहे हैं वो फैक्टर एक्चुअल में क्या होती हैं, जीन होती हैं। और ये फैक्टर जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एलील्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो मेंडल के हिसाब से एक्यूरेट था और उस टाइम पर बहुत ही रिकॉग्नाइज किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन इसके भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस जगह पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पढ़ा है हमने अभी वो काम नहीं करता है। जैसे मेन जो 2 हम इसके अंदर एक्सेप्शन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा होता है कोडोमिनेंस। इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बता दूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का एक फ्लावर होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें दोनों एलील अपने आप को क्या करती हैं, ऐसे एक्सप्रेस करती हैं कि एक नया ही कॉम्बिनेशन निकल के आ जाता है, डोमिनेंट वाला कोई अपने आप को एक्सप्रेस करता ही नहीं है।
लेकिन और दूसरा जो होता है कोडोमिनेंस, उसका हम एग्जांपल पढ़ते हैं एबी ब्लड ग्रुप के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इन्हें हम बहुत ही डिटेल में ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आई होप आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर जाएंगे और इस तरह से ये वीडियो आगे चलती रहेगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।